नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ऐतिहासिक अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी से अमेरिकी पत्रकार ने सवाल किया और पूछा कि दुनिया भर के नेताओं ने लोकतंत्र को बचाए रखने का संकल्प लिया है, ऐसे में आप और आपकी सरकार मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को बेहतर करने और फ्री स्पीच को बनाए रखने के लिए क्या काम कर रही है। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में दिया और कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, जाति, धर्म और पंथ के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और भेदभाव करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के सिद्धांत पर चलती है और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान के रूप में शब्दों को ढाला है और जब हम लोकतंत्र को जीते हैं तब भेदभाव की बात ही नहीं होती है और भेदभाव की बात कहीं से आ भी नहीं सकती है। और ये उन 75 डेमोक्रेट सांसदों और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुंह पर करारा तमाचा है, जो भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। वैसे भी लेटर मूवमेंट को शुरू करने वाले सीनेटर क्रिस वैन कॉलिन और रिप्रेजेंटेटिव प्रमिला जयपाल का इतिहास भी यह बताता है कि वो भारत विरोधी टूल किट का हिस्सा रही हैं, यानी कि ये दोनों ही भारत विरोधी टूल किट का पहले से ही हिस्सा रहे हैं। सीनेटर क्रिस पैदा ही पाकिस्तान में हुए और पाकिस्तान लॉबी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। बात प्रमिला जयपाल की करें तो वो केवल कहने के लिए ही भारतवंशी हैं। ये दोनों ही इससे पहले भी एनआरसी, किसान आंदोलन और कश्मीर के मुद्दे को उठा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये टूल किट गैंग अपनी हरकतों से बाज कब आएगा, क्योंकि देश हो या फिर विदेश, ये टूल किट गैंग लगातार भारत सरकार और पीएम मोदी की जो छवि है उसको डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि उसको धूमिल करने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे। सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए पहले। आज वैश्विक जगत में नए भारत की बढ़ती हुई शक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रति दुनिया के समर्पण को पूरा विश्व देख रहा है। आज यूएन के कोने कोने में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। पूरी दुनिया पीएम मोदी को देख रही थी। सबको इंतजार था कि अमेरिकी दौरे के दौरान पत्रकारों से मुखातिब पीएम मोदी से क्या सवाल पूछा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पीएम मोदी से विदेशी पत्रकार ने सवाल किया। सवाल भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव से जुड़ा था। मोदी ने पत्रकार के सवाल को धैर्य के साथ सुना और फिर जवाब दिया। जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं
जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। यूएन में नमो नमो की गूंज ये विश्व को दिखा रही है कि नए भारत की नई तस्वीर आखिर क्या है। आज अमेरिका और भारत की दोस्ती को दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो भारत में लोकतंत्र को लेकर जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही यह भी देखने को मिला है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर भी बहुत ज्यादा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब अमेरिकी पत्रकार ने इन दोनों ही मामलों को लेकर सवाल किया तो पीएम मोदी की ओर से क्या कुछ जवाब दिया गया, यह आपने सुना। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत ज्यादा गंभीर मसला है। बार बार जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है या बार बार भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की जो कोशिश की जाती है, एक टूल किट जो गैंग है वो लगातार काम कर रहा है। लेकिन ये टूल किट गैंग इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। चर्चा इसको लेकर भी करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजनयिक कमर आगा साहब रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी रहेंगे। बीजेपी की ओर से खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट सर्वेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संदीप जी, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, और मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि भारतीय लोकतंत्र को लेकर आप बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उस पर लगाते हैं। बार बार आपकी ओर से यह कहा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर आप बहुत सारी बातें करते हैं। अब पीएम मोदी की ओर से बिल्कुल ये साफ कर दिया गया है, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, लोकतंत्र हमारे रंगों में है। और बात अगर भारतीय मुसलमानों की करें तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में भरोसा करते हैं, और उसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। क्या कहेंगे संदीप जी, आपका जवाब? देखिए अमित जी, गर्मी बहुत है जी। गर्मी कह रहे हैं सर, बहुत है। ये ड्रेस जो आपका सर भारतीय पर आराम रहता है सर, भारतीय संस्कृति जी। बहरहाल ठीक है सर। सर हम कहना सिर्फ ये चाहते थे कि भारतीय संस्कृति की बात करने वाले, जो अभी हिंदुत्व की बात करने वाले आज सेकुलर बन के घूम रहे हैं, अच्छा लगता है सर देखने में, सुनने में भी अच्छा लगता है। जब कौवा राम राम कहता है पर अच्छा लगता है, हम लोगों को बड़ा प्रसन्नता होती है जी। अमेरिका ने कान पकड़ा और कहा 9 साल से तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की अब तक? चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और तुमको जवाब भी देना है। कहा नहीं 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 नहीं, हम प्रेस का जवाब नहीं दे पाएंगे। कहना अच्छा चलो तुम्हारे लिए एक सुविधा कर देते हैं, 2 सवाल ले लेना और वो हम लिख के दे देंगे, लिखित में रख लेना, उसका जवाब दे देना। और वही हुआ सर। तो ये आज जो कौवा राम राम कह रहा है सर, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज मोदी जी जाकर भोपाल में कलमा पढ़ रहे हैं, मोदी जी जाकर आयत का गान कर रहे हैं हिंदी वर्जन में। ये बढ़िया संकेत है। ये बढ़िया संकेत है कि मोदी जी अब ये और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मदरसा में जाना है और मौलवी को मित्र बनाना है। ये तो हम लोग पहले कहते थे कि रामलाल ने अपनी बहन की शादी फला फला मुल्ला, आज खुल रहा है सर, राज खुल रहे हैं कि आप लोग नहीं संदीप जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आप ये मानते हैं कि वाकई में भारतीय लोकतंत्र खतरे में है? क्या आप ये मानते हैं कि वाकई में भारतीय मुसलमान असुरक्षित है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आप बात को घुमाइए मत। हम नहीं बिल्कुल नहीं घुमा रहे हैं सर। हाँ। हम तो बता रहे हैं कि अब मोदी जी और उनकी पार्टी ने कहा है कि जाइए मदरसे और एक लोकसभा में 5000 मौलवियों को, मुल्लों को, जिनको मुल्ले कहते थे आप, उनको मित्र बनाना है आपको।
ये जो चेंजिंग है ये वोट के लिए चेंजिंग जी। है, और अमेरिका जैसे देश की डांट का नतीजा है। ये डांट पड़ी एक सेकुलर मुल्क की, तो एक कम्युनल आदमी सेकुलर कैसे बनकर तौवे की तरह क्वां क्वां छोड़कर राम राम कर रहा है। और रही बात आप ये कह रहे हैं खतरे की, सर हरियाणा में 2 राजस्थान के मुस्लिमों को गौकसी की शंका में जलाकर मार दिया जाता है। अच्छा। अब ये बता दीजिए कि इससे उनकी रक्षा हो रही है या उनका हनन हो रहा है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं इस देश में सच है या झूठ है, ये आप बता दीजिए, हम नहीं बताएंगे। अच्छा। या एनसीआरबी का आप ही बता दीजिए। ठीक है। सांप्रदायिक और हिमाचल में मनोहर को मार डाला गया, हिमाचल में मनोहर को मार डाला गया, वो ठीक है। मनोहर सबका जवाब लेकर बैठे हैं सर। हाँ, हम ये जी मनोहर को मार दिया गया, उनके प्रति संवेदना है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम उनको बचाने का काम तो नहीं कर रहे हैं ना सर। कौन बचा रहा है? पक्ष में बयान दे रहे हैं। कौन बचा हम रहा तो जेल भेजेंगे उसको, फांसी की सजा कराएंगे। चलिए फिर नहीं, मामला थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, मामला डाइवर्ट हो जाएगा संदीप जी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले पर चर्चा ना करके जो हमारा आज का मुद्दा उस पर हम चर्चा करें, उसी पर बने रहें। खैर, खेमचंद जी जवाब दीजिए, खेमचंद जी जवाब दीजिए। भाई सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कम्युनल होकर अब सेकुलरिज्म का ढकोसला करने की कोशिश कर रहे हैं, यह आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से। देखिए, सबसे ज्यादा कम्युनल पार्टी अगर देश में है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने देश को तोड़ा, कांग्रेस ने डिवाइड एंड रूल करके आज तक सत्ता में उन्होंने अपनी सत्ता हासिल की, और वो हम पे कम्युनल होने का आरोप लगाते हैं। अरे हमारी हर योजना में सबको लाभ मिल रहा है। आप पीएम आवास योजना देखिए, जब हम 3 करोड़ से ज्यादा घर देते हैं तो उसमें माइनॉरिटीज का जो परसेंटेज है, जो उनकी जनसंख्या का परसेंटेज है, उससे ज्यादा घर माइनॉरिटी को मिल रहे हैं। हम पीएम किसान के माध्यम से मदद दे रहे हैं, सबको मदद जा रही है। हम लोगों ने जब वैक्सीन लगवाई सबको लगवाई, हम राशन दे रहे हैं सबको दे रहे हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं, उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों ने सिलेंडर दिए, सबको दिए। जो हम काम करते हैं सबके लिए करते हैं, हम अपीजमेंट नहीं करते। कांग्रेस अपीजमेंट करती थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे there is a first right of minorities on a resources of nation। फर्स्ट राइट किसका है? माइनॉरिटीज का है। मेजोरिटी तो टैक्स देने के लिए है, मेजोरिटी तो सिर्फ मिसयूज करने के लिए है, मेजोरिटी का कोई राइट नहीं बनता। और अभी संदीप जी ने बड़े बड़े अच्छे तरीके से बात स्वीकार कर ली कि कितनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वो करते थे कि भाई राम की बहन मीरा, उसका ब्याह एक मौलवी से हुआ, ऐसा ये बताते थे। ये नहीं बताते थे कि भाई अब्दुल की बहन फातिमा का विवाह राम से हुआ। ये इनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी। आज हमारे पास, हम ना तो किसी को खुश करते हैं और ना ही किसी के साथ खड़े रहते हैं। हम मुसलमानों को भी रीच आउट कर रहे हैं, हम हिंदुओं को भी रीच आउट कर रहे हैं। ना हम स्पेशली कोई मुसलमान के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, ना हिंदुओं के लिए बना रहे हैं। हम सबके लिए, हमारी नजर में सब बराबर हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब बात करते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं और इनको चिढ़ है, और आज उसी बात की वजह से पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। इन्होंने पुरजोर से, इन्होंने पूरी ताकत लगा ली। प्रधानमंत्री से पहले राहुल गांधी विदेश जाते हैं, इकोसिस्टम को एक्टिव करते हैं, इकोसिस्टम के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हैं कि भारत को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए कि वहां पे माइनॉरिटी खतरे में है। अरे पूरा विश्व देख रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में आप देखिए, भारत में जितना माइनॉरिटी ने उत्थान किया है, जितना उनका विकास हुआ है, चाहे वो जनसंख्या में हो, फाइनेंस में हो, राइट्स में हो, पार्टिसिपेशन में हो, उतना आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। आप किसी देश को पकड़ लो, आप डेवलपमेंट कंट्रीज में भी चले जाओ, तो आप कैसे नकार सकते हो? सांच को कोई आंच नहीं होती। आप जितना सिस्टम खड़ा चाहो, जितना पैसा खर्चा करना चाहो, जितना आप देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर लो, लेकिन सांच को आंच नहीं होती। सच्चाई सच्चाई होती है। पूरे विश्व ने स्वीकारा। 2-4 जो आपके गैंग के लोग थे जो हमेशा भारत विरोधी बातें करते हैं, पाकिस्तान की बातें करते हैं। मैं आ रहा हूं संदीप जी, छोटा सा पॉइंट, आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं मैं। छोटा सा सवाल सर उसी में ऐड कर लीजिए, जवाब ले लीजिए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जोरदार तरीके से भारत को रिप्रेजेंट किया है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है कांग्रेस, संदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे आगा साहब के पास जाना है और सर्वेश्वर जी भी, उनसे भी सवाल करना है। हाँ, और दोनों से सवाल नहीं कर पाया मैं अभी तक। जल्दी से संदीप जी। अभी जैसे खेमचंद शर्मा जी ने बताया कि ये मुस्लिमों के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं,
सर ये हमारे चैनल के जो आपके हेड हैं सुरेश चौहान जी को इनकी बात जरूर सुनवा दीजिएगा। ये हिंदूवादी बनकर ड्रामा करके कालनेमी बनकर हिंदुओं को मूर्ख बनाया इन लोगों ने। वोट लिया हिंदुत्व के नाम पर और आज जाकर कलमा पढ़ रहे हैं। उनकी सच्चाई यही है कि रामलाल की बहन मौलवी की पट्टी जाती है। भाजपा और आरएसएस का चरित्र है सर। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आप दोनों के पास आता हूं। कमर आगा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? पीएम मोदी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि भारतीय लोकतंत्र को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसके साथ ही जब उनसे ये पूछा जाता है कि मुसलमानों की स्थिति को लेकर भी भारत में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, उसको लेकर जो उन्होंने जवाब दिया, आप कैसे देख रहे हैं उसको? के अंदर संविधान है जी, और जब तक के भारत के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और जब तक हमारे पास मीडिया है, और जब तक के हमारे पास इलेक्शन कमीशन और इलेक्शंस हो रहे हैं फ्री एंड फेयर, तब तक भारत में डेमोक्रेसी है। इसको कोई रोक नहीं सकता। अभी 2 इलेक्शन हुए, उसमें बीजेपी हारी भी, हिमाचल प्रदेश का और फिर उसके बाद कर्नाटका में। तो इस तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी यहाँ पे है। यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि हर देश के अंदर समस्याएं हैं, भारत में भी कुछ समस्याएं हैं, उनके निपटने के लिए रूल ऑफ लॉ है, आप कॉन्स्टिट्यूशन है, आप वहां जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मगर ये बातें अगर बाहर मुल्क से होती हैं तो थोड़ा तकलीफ होती है। विजिट जो होती है प्रधानमंत्री की, वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते होते हैं, और वहाँ पे किसी भारतीय मूल वालों ने नहीं किया, वहाँ पे उन्हीं के लोगों ने, जो लॉबीस्ट होते हैं अलग अलग मुल्कों के, वहाँ पे जो एंटी इंडिया लॉबी है, जो एंटी वो है, वो लोग इस तरह की हमेशा, जो भी प्रेसिडेंट जाता है या प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाता है बात करने के लिए सेनेट में, तो कुछ ना कुछ ग्रुप के लोग जो होते हैं वो उसका विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये लोग पेड होते हैं, इन जो लॉबी लोग पैसा देते हैं, ये उन कंट्रीज के इंटरेस्ट, ये रजिस्टर्ड लॉबीस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको इसका पैसा मिलता है। तो बहरहाल ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। परेशानियां भी आती हैं जब इतना बड़ा 1 अरब 40 लाख आदमी होंगे, तो हर तरह के, हर मिजाज के लोग होते हैं। लेकिन हम लोग आपस में बातचीत करके, मसले करके, कोर्ट में जाके मसलों को सेटल कर लेते हैं, चाहे थोड़ा टाइम लगे या कम हो। ये डेमोक्रेसी प्रोसेस की बात है, इसीलिए यहाँ पे सब कोई मिलके रह भी रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कमर आगा साहब। लेकिन सर्वेश्वर जी देखिए, कमर आगा साहब जो कह रहे हैं, ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि भाई ये टूल किट गैंग है, और ये टूल किट गैंग जो है काफ़ी हद तक अपने उसमें कामयाब भी हो रहा है अपने मकसद में। क्योंकि देखिए, विदेश में जाकर अगर कोई विदेशी पत्रकार उनसे ये सवाल कर रहा है भारत के डेमोक्रेसी को लेकर, भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर, तो इसका मतलब तो जो वो चाह रहे हैं, वो एक मैसेज जो देना चाह रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं एक भारतीय धरती पर ना होकर के वो अमेरिका की धरती पर अगर ऐसे सवाल पीएम मोदी से किए जा रहे हैं, तो छवि को धूमिल करने की कोशिश तो की जा रही है। और ये टूल किट गैंग उसमें ऐसा लग रहा है उसको कि कामयाब हो भी रहा है। देखिए, आपके इन सवालों का, और जो टूल किट गैंग है, साथ ही कांग्रेस पार्टी को जो कहते हैं ना बखिया उघेड़ देना, हमारे पूर्व राजनयिक जो है कमर आगा सर, इतने सीनियर और इतने बड़े हैं, और उन ओहदों पे वो रह चुके हैं, सरकार की नीतियों को इन्होंने समझा है और देखा है, तो इन्होंने पूरी बखिया उघेड़ दी है कि हमारे देश में लोकतंत्र कैसे विद्यमान है, कैसे ये टूलकिट गैंग हमारे देश की जो छवि है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल कर रहे हैं। तो कमर आगा साहब जैसे एक जो राजनयिक हैं, जो इतने बड़े विद्वान हैं, जब ये बात बोल रहे हैं तब इनको समझ जाना चाहिए। रही बात एजेंडा सेटिंग का, तो देखिए मोदी जी के सामने इंडिपेंडेंट मीडिया आई और उन्होंने सवाल किया, और उन्होंने वहां भी यही दोहराया कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हो रहा है भारत में। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं सब उसका आनंद ले रहे हैं, न कोई जाति, न धर्म, न संप्रदाय के, ऐसा तो हो नहीं रहा है। और भारत में लोकतंत्र कैसे खतरे में है? आज कांग्रेस 2 जगह जीत गई, हिमाचल, कर्नाटक, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं हो रहा था क्या? वहां पे जो चुनाव व्यवस्था थी उसी ईवीएम के जरिए हुआ ना,
अगर वापस बीजेपी जीत जाती तो ईवीएम खराब हो जाता। तो ये आपने सही कहा कि जो टूल किट गैंग है वो अपना एजेंडा चलाना चाहता, और कमर आगा साहब ने भी उसी चीज को हमें बताया और दूरदर्शन राष्ट्रवादी चैनल के सभी दर्शकों को बताया कि ये हर गवर्नमेंट जो राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है केवल एक के लिए नहीं है, उनको कमजोर करना चाहती है। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बोला था कि कौवा राम राम करने लगा। अरे महाशय, आप त्रिपाठी हैं, काग भुसुंडी जी को याद करिए। काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को रामायण की कथा सुनाई थी, और आप तो रामायण के राम जी के अस्तित्व को ही इनकार कर रहे थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था कि काल्पनिक है। तो इस सब विचारों से आप ऊपर उठिए। एलन मस्क कहता है पता है, और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी कितना पैसा लेते हो भारतीय जनता पार्टी से। आयोजन होता है अमेरिका में अपने देश के सम्मान पैदा होते हैं हराम का खाने पर। प्रॉब्लम होगी, जानते हैं सनातन धर्म कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि हराम के खाने वाले की संतानें अपाहिज पैदा होती है। कि आप और टूल किट गैंग जो है ये एजेंडा चला रहे हैं भारतवर्ष में। पाठक भी सत्ता के दलाल होते थे, तभी पाठकों को क्या कहा जाता है पता है शनिवारी में? नीच। काग भुसुंडी जी याद नहीं है तो त्रिपाठी। ठीक है। देखिए संदीप जी भाई, देखिए लोकतंत्र है तभी तो आप अपनी बात रख पा रहे हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र है तभी आप संदीप जी देखिए टीवी पर बैठकर, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर अपनी बात रख पा रहे हैं। उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अपने तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हैं। जो सवाल उनसे किया जा रहा है वो अपने हिसाब से उस बात को रख रहे हैं। तो लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र नहीं है देश के अंदर भाई। ये कहाँ की मतलब आप सोचिए ना कि किस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं जिसका किसी तरह की ना सिर है ना पैर है। दूसरा आरोप आप लगा रहे हैं कि भाई मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। भाई आप ये देखिए, अगर राशन नहीं महीने में अगर 5 किलो राशन 2 बार दिया जा रहा है तो वो हिंदुओं को भी मिल रहा है, वो मुसलमानों को भी मिल रहा है। मुसलमानों को कौन सा फायदा नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मुसलमान भी उठा रहे हैं सर। अगर बीमा किसी हिंदू का हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। तो जो भेदभाव की बात की जाती है, ऐसी कौन सी सरकारी योजना है जिसका फायदा मुसलमान नहीं उठा रहे देश के अंदर? आप बताइए ना। यही बात तो कह रहे हैं पीएम मोदी कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की हम बात कर रहे हैं। यहां किसी तरह का कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल जवाब दे देते हैं जी। अमित जी, आपने 2 बातें कही। आपने कहा कि सारी योजनाओं का लाभ जनता को बराबर मिल रहा है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो सर हम तुष्टीकरण कैसे करते थे? हम क्या अपनी योजना में अलग से मुस्लिम को देते थे, जबकि ये खुद ही दावा करते हैं कि इनके समय में मुस्लिमों को ज्यादा फायदा मिल रहा है। यही दावा कर रहे हैं। अभी खेमचंद कर रहे थे, मोदी करते हैं, इनके प्रवक्ता करते हैं। तो हम पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते थे, आप भी हमसे सवाल पूछा करते थे। अब वही सवाल आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि आप मुस्लिमों को कांग्रेस से ज्यादा फायदा क्यों पहुंचा रहे हो? पहली योजनाएं बनाते, दूसरी चीज आपकी योजना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के अनुसार नहीं चलता था। आपकी योजनाएं बनती थी, विश्वास हासिल करना है तो कितने कितने विधायक की टिकट दिए थे, कितने मुस्लिम विधायक है भारतीय जनता पार्टी में? अच्छा ठीक है संदीप जी, एक मिनट खेमचंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। खेमचंद जी मैं आऊंगा आपके पास। अच्छा संदीप जी चलिए मैं आपसे मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आपकी बात कि मुसलमानों को परेशानी हो रही है हिंदुस्तान में। तो मुसलमान कहां सुरक्षित है? पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में? आप बताइए कहां सुरक्षित है? या सीरिया में? आप जिस लाइन पे ले जाना चाहते हैं आप बताइए ना। नहीं मैं लाइन सर, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, मैंने थोड़ी देर के लिए मान ली ना आपकी बात। मैंने तो थोड़ी देर के लिए मान लिया आपकी बात कि चलो मान लेते हैं, लेकिन सुरक्षित कहां है? या चाइना में? वहां पर इतनी गर्मी में अंग्रेजों वाली गुलामी की निशानी क्यों पहने हैं? हम आपसे पूछेंगे ना, क्या भारतीय संस्कृति की बात करते हो? ये गुलामी का प्रतीक क्यों पहना है आपने? ठीक है, कमर आगा से पूछें। हाँ कमर आगा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ आगा साहब बोलिए। आप आगा साहब बोलिए। फोन लगवा दीजिए, फोन काट दिया है सर। अच्छा ठीक है उसे करवाते हैं। ठीक है आगा साहब बोलिए, आप बोलिए। मैं यही कह रहा था कि समस्याएं, इतना बड़ा मुल्क है, बहुत हर किस्म की आती हैं, लेकिन ये कि अगर समस्याओं का समाधान ना हो तो डेमोक्रेसी नहीं होती। जबकि यहाँ पे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर लेवल का कोर्ट है, इतनी जगहों पे मैंने कहा मीडिया भी फ्री है हमारा, तो हमारे पास डेमोक्रेसी है। इसलिए जब तक डेमोक्रेसी है तब तक कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, सभी खुश हैं, सब मिल के रहते हैं। प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आपस में हम लोग बैठ के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं होता तो कोर्ट कचहरी करते रहते हैं, वहां से निकाल के लाते हैं। ये एक काफी समय से ये डिबेट चल रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का डिबेट है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज इससे ज्यादा बोलने तो बेहतर होगा। मैं एक पत्रकार हूँ, समय और मेरा इस पे टिप्पणी करना बहुत ज्यादा मान्यता नहीं देता। लेकिन ये बात जरूर है, लेकिन आगा साहब, अगर इंटरनेशनल लेवल पर, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये सब बातें पहुंचती हैं और वहां पर पीएम मोदी को ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता है जिनका कोई मतलब बनता ही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आपका सवाल सही है कि तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता है कि वाकई में जिस टूल किट गैंग की हम बात कर रहे हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है और इसको हमें तोड़ना होगा, इसको रोकना होगा? मैं नहीं समझता कि कामयाब हो रहे हैं। इतना अच्छा जवाब मिला उनको, फिर उसके अलावा जिस तरह का रिसेप्शन उनको वहां पे मिला है कांग्रेस के अंदर या उसके बाहर व्हाइट हाउस के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि कामयाबी आप जिसकी बात कर रहे हैं कामयाबी किसी को मिली है। विजिट बहुत सक्सेसफुल थी, हर मायने में देखा जाए तो बहुत है, और सारी दुनिया की नजर भी थी। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश बन चुका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी हर दायरे में आप देखें तो उसने जो तरक्की की है वो रिमार्केबल है और लगातार आगे भी बढ़ रहा है। तो इस वक्त मुल्क दो भागों में बटा हुआ है, एक तरफ तो अमेरिका पश्चिम यूरोप है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स नेशन में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं जिसको चाइना चाहता है कैप्चर कर लेना। अमेरिका नहीं चाहे, कोई भी देश, भारत जिस भी ग्रुप में खड़ा हो जाएगा उस ग्रुप का पल्ला भारी हो जाएगा। अमेरिका, पूरी कोशिश अमेरिका की है कि वो भारत उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन भारत की जो पॉलिसी है वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। उसका मानना यह है कि वो ग्लोबल साउथ के जो इंटरेस्ट हैं उनको चैंपियन करेगा, और उन्हीं ने वहां बात भी की जो अर्ध विकसित देश हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रही। भारत ये भी कह रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। तो ये पूरी जो उनकी नीति थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और विजिट बहुत कामयाब रही। बायलैटरल ट्रेड, मिलिट्री कोऑपरेशन, हर तरह से देखा जाए तो एक कामयाब विजिट थी और वहां से वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं अमेरिका के अंदर। ये अमेरिका, देखिए, करने वाला क्वेश्चन कोई इंडियन नहीं था या कोई था, वो एक बाहर का था, वो भी मूल का था। वो उनको या वहां से ये सब चीजें प्लान वे में काफी की जाती हैं और हमको इस पे बहुत ज्यादा असर नहीं करना चाहिए। इसलिए इस तरह की चीजें आती हैं, चली जाती हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि विजिट पे कोई असर नहीं, मुझको तो नहीं लगता कि दिखाई दिया। मीडिया भी, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट या जितने उनके वॉल स्ट्रीट जर्नल जिसमें मोदी जी का लेख भी छपा, उन सब में किसी ने कोई बहुत ज्यादा इसको तवज्जो नहीं दी है। बिल्कुल। लेकिन आगा साहब, बराक ओबामा ने जो कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं मुसलमानों को लेकर सवाल जरूर करता, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लोग इस तरह की बातें वहां होती रहती हैं। ये पॉलिटिकल इलेक्शन, उनके यहाँ अगले साल इलेक्शन है, आप लोग ये भूल जाते हैं। उनको एक तरफ तो इंडियन हिंदुस्तानियों के वोट चाहिए, तो दूसरी तरफ जो नॉन हिंदुस्तानी है वहां पे रह रहे हैं, इमिग्रेंट का नेशन ही ऑफ इमिग्रेंट्स है, जो दूसरी कम्युनिटीज है उनके लिए भी चाहिए। तो बराक ओबामा ने उनको चैंपियन कर दिया। ये प्लान्ड वे में काम होता है। ये स्टेट डिपार्टमेंट और जो उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो एक्ट करते हैं। और 4 मिलियन इंडियन वहां पे हैं और 1 मिलियन इंडियन जो है वहां पे वर्क कर रहा है, वीजे के ऊपर वहां पे रह रहा है काफी समय से। इसमें बहुत से हैं, इनके पास बहुत वोट है और ये 4 मिलियन इंडियन जो है इसमें एक बड़ी संख्या जो बहुत पैसे वाले हैं, जो काफी कंट्रीब्यूट भी करते हैं। इन 4 मिलियन ने पहले वोट किया था, अधिकतर ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को, रिपब्लिकन को। तो वो एक खींचातानी भी लगी हुई कि भाई इनको भी जीत लो, दूसरे क्वार्टर को भी से जो लोग वहां पे हैं वहां पे उनको भी जीत लो, मुसलमान और मुल्कों से भी है। तो एक तरफ प्रेसिडेंट कह रहा है कि कोई इस तरह की बात नहीं की, बराक ओबामा से करवा दी गई। इलेक्शन ना होता तो मैं समझता हूँ इस तरह की बातें भी ना होती, क्योंकि कुछ समय के बाद जल्दी एक साल के अंदर वहां पे नया प्रेसिडेंट आएगा और काफी टफ इलेक्शन है इस दफे।
वहाँ के ऊपर, इसलिए की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं हर चीज की, और रिसेशन का भी डर है। तो इनको देखते हुए वो लोग फौरन इस तरह की चारों सब बैलेंसिंग एक्ट, इसको वो लोग कहते हैं, वो बैलेंसिंग एक्ट हो रहा था, उन्हीं ने स्टेटमेंट दिया, वो एक छोटा सा कहीं छप गया। ठीक है आगा साहब, मेरे पास समय बचेगा तो मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। जल्दी से आखिरी कमेंट आपका संदीप जी, समय मेरे पास बचा नहीं है, 15 सेकंड में। संदीप जी जल्दी से, सबके पास जाना है मुझे। सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो आप सवाल ये कह रहे हैं, सुदर्शन न्यूज पे मैं कई वर्षों से बैठ रहा हूँ, बहुत सारे आपके सवालों का सामना हमने किया है। आप जो सवाल हम पर खड़े करते थे, आज वो ईमानदारी से, अगर आप सचमुच के हिंदूवादी हैं, आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात करते थे, तो वो सवाल करते थे, नहीं करते हैं, अभी भी करते हैं संदीप जी। हाँ पूछिए वो सवाल कि आप तो क्या कहते थे, क्या से क्या हो गए, देखते जवाब ले लेते हैं। हाँ खेमचंद जी बोलिए, आप खेमचंद जी बोलिए। देखिए, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, और राष्ट्र की जब बात करते हैं तो सबकी बात करते हैं। मैं आगा साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में समझाया। टूल किट गैंग हारा। टूल किट गैंग चाहता था कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑफिशियल तरीके से प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखे, अमेरिका ने नहीं रखी, क्योंकि उनको पता है ये बात गलत है। अमेरिका ने पहले भी रिफ्यूज किया था, अगर किसी को सके तो भारत में जाए, भारत में जाके देखें। बराक ओबामा ने रखा, वो अभी ऑफिशियल प्रेसिडेंट नहीं है, एक्स प्रेसिडेंट की कोई भी अहमियत नहीं होती, बैलेंसिंग एक्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस हारी है, टूल किट गैंग हारा है, जो लोग विदेशों में जाके अफवाह फैला रहे थे, गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे थे, मुंह की खानी पड़ी है उनको, और जो सच है वो प्रिवेल किया है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारी आन बान शान और हमारी जो संस्कृति है उसका जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और जब मोदी जी ने बोला कि 10वें से हम 5वें स्थान पे पहुंच गए हैं और जल्द 3रे स्थान पे पहुंचेंगे, ये कन्विंसिंग था, सबने इसको एक्सेप्ट किया, सबने माना कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं तो 3रे स्थान पे भारत जल्दी पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है खेमचंद जी। सर्वेश्वर जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। देखिए अमित जी, आगा साहब ने जो कहा, मैंने पहले ही कहा ना कि वो पूर्व राजनीतिक है, वो जो बात कहेंगे उसमें सार्थकता होगी। कांग्रेस पार्टी उस चीज को नहीं समझ रही है। बराक ओबामा ने ये कहा तो उस पर बहुत उछल कूद कर रहे हैं। बराक ओबामा ने अपनी एक बुक लिखी थी और राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा था, उसकी चर्चा संदीप त्रिपाठी कर डिबेट में, उसकी भी तो चर्चा कर रहे हैं ना। जब बराक ओबामा के इस बात पे इतने उछल कूद कर रहे हैं, रही बात देश की बात, तो देश की जो संप्रभुता है, देश की जो अखंडता है, वो विदेशों में देखने को मिल रही है। एलन मस्क जैसा आदमी कह रहा है मैं फैन हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का। बहुत धन्यवाद आपका सर्वेश्वर जी, आपका कमर आगा जी, आपका इसके साथ ही खेमचंद जी आपका और संदीप त्रिपाठी जी आपका बहुत धन्यवाद एक बार फिर से चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये टूल किट गैंग जो है वो बेपर्दा हो गया है और इसको सबक बार बार सिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। पीएम मोदी ने किस तरीके से इस टूल किट गैंग को बेनकाब कर दिया है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, मुसलमानों की स्थिति को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, एक एक सवाल का उन्होंने बारीकी से जवाब दिया और ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ की बात करते हैं, इसके साथ ही सबके प्रयास की बात भी करते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र की जो बात करते हैं ना, जो कहते हैं ना कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, भारत के रगों में लोकतंत्र बसता है। ये भी पीएम मोदी की ओर से कहा गया, यानी कि टूल किट गैंग को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया, बेपर्दा कर दिया। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।